नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएस मॉक टेस्ट 30, जिसमें कि 40 प्रश्न होंगे। ये 40 प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में होंगे और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है आरओ के थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कराया जाएगा, जहां पर अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप फैकल्टी से पूछ सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन इस कोर्स से रिलेटेड मिल जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पर ध्यान से देखिए। थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर दीजिए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, किसी भी बच्चे को कोई भी परेशानी नहीं होगी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द स्टार। दूसरा है एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी दी थी। और तीसरा है निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है, ठीक है। तो लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर आपका एक यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, पेपर में पूछता भी है कि लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, पहला ऑप्शन दे देगा। फिर इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस, ऐसे 4 ऑप्शंस आपको दे देंगे। तो पहली चीज आप याद रखिएगा, जब भी हम लाइट ईयर की बात करते हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द लाइट या फिर टाइम। लाइट ईयर इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार, एकदम सही है ये, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, पहले स्टेटमेंट से डायरेक्ट प्रश्न बनता है पेपर में। दूसरा देखिए, एस चंद्रशेखर ने पहली बार इंफॉर्मेशन दी थी ब्लैक होल के बारे में, ये भी एकदम सही है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज्ड इन अ फिक्स्ड शेप इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिलेशन, ये भी एकदम सही है। जब निश्चित आकृति में जो तारे हैं वो एक जगह समूह के रूप में या एक तरीके से व्यवस्थित रहते हैं तो उन्हें नक्षत्र कहते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पर एकदम सही है क्लास। अब यहां पर क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। सेलेक्ट द फॉल्स कोड, मतलब हमें यहां पर बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीनों सही है, इसी वजह से आंसर क्या हो जाएगा, नन। कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, आंसर पहले का सी होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु को भविष्य की धातु एवं अद्भुत धातु के रूप में जाना जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नोन एज मेटल ऑफ द फ्यूचर एंड वंडर मेटल। तो पहला आपको टाइटेनियम दिया है, फिर वेनेडियम दिया है, फिर लिथियम दिया है और आखिरी में आपको दिया है पैलेडियम। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, यहां पे जो सही उत्तर है वो है टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम मेटल ऑफ फ्यूचर या फिर वंडर मेटल के नाम से जानते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइटेनियम को हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो वेट होता है ना वो बहुत लाइट वेटेड ये होते हैं, ठीक है। लाइट वेटेड ये होते हैं, लेकिन इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, अगर हम टाइटेनियम हाथ में लें और हम उसको ऐसे पुल करें तो वो खिंचता जाएगा, इतनी जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होगा, बीच में से टूटेगा नहीं, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनका जो वेट होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से इनको वंडर मेटल या फिर मेटल ऑफ द फ्यूचर कहते हैं, ठीक है। और ये हल्के होने के कारण ना इनका यूज कई जगह किया जाता है, जैसे एरोप्लेन में यूज किया जाता है इनका, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अत्यंत हल्का होने के कारण टाइटेनियम का उपयोग आधुनिक समय में बढ़ता ही जा रहा है। यह स्टील के समान मजबूत होते हैं, लेकिन स्टील की तुलना में ये 45% हल्के होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है। इनके 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स जो आपको याद रखने हैं, ये है पहला, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, और दूसरा इनका वेट बहुत कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनका यूज बढ़ता जा रहा है। चलिए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया था। बोला गया है सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ठीक है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है DS नकारा एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा है केशव नंद
भारती जजमेंट, तीसरा है एसआर मुंबई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और आखिरी है कियोतो जजमेंट। तो मैं बता दूं, सेक्युलरिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया गया था एसआर मुंबई केस में। ठीक है, तो यहाँ पे सी जो है वो आपका सही उत्तर है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, 1994 में जो एसआर मुंबई बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था, पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान का मूल ढांचा बताया गया था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जब भी हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, हम सेक्युलरिज्म को बात करते हैं, तो अक्सर पेपर में एक प्रश्न पूछता है कि सेक्युलरिज्म को हमारे प्रीएम्बल में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था। फिर मैं क्वेश्चन को रिपीट करती हूं, पंथ निरपेक्षता को हमारे संविधान के प्रीएम्बल में किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू किस संशोधन के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के थ्रू इसको प्रस्तावना में प्रीएम्बल में ऐड किया गया था। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरा पेपर में प्रश्न अक्सर पूछता है कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, कौन कौन से और शब्द हमारे प्रीएम्बल में मतलब प्रस्तावना में ऐड किए गए थे। तो याद रखिएगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी इन शब्दों को भी ऐड किया था। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी क्लास। अब हम और चीजें देखते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं, जब भी हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, पॉलिटिकल मैटर्स में रिलीजन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन जब हम भारत के कंटेक्स्ट में हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम इसकी एक सकारात्मक अवधारणा देते हैं, हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसको लेते हैं और हम क्या कहते हैं कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे एवं उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त होगा। ये चीज याद रखिएगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर हम वेस्टर्न सेकुलरिज्म की बात करेंगे, हम वेस्टर्न कंट्रीज में सेकुलरिज्म की बात करेंगे, तो वहां पे है कि राज्य के मैटर में, स्टेट के मैटर में जो रिलीजन है उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। एक तरीके से डाइवोर्स कर दिया है, रिलीजन को अलग कर दिया है, रिलीजियस मैटर को, और स्टेट के मैटर्स को अलग कर दिया है वेस्टर्न सेकुलरिज्म में। लेकिन जब हम सेकुलरिज्म शब्द भारत के कंटेक्स्ट में समझते हैं तो यहां पर क्या बोला गया है कि सभी धर्म को समान अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है यहां पे देखिए, एक सकारात्मक अवधारणा है, अर्थात राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। यहां पे दोनों को अलग नहीं किया गया, बल्कि कह दिया गया है कि राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान होंगे। ये चीज क्लियर हो गई होगी। अगर बहुत डिफिकल्ट पूछेगा तब इस तरीके से पेपर में प्रश्न पूछेगा। चलिए अब हम बात करते हैं डीएस नकारा बनाम भारत संघ मामला, जो कि 1982 का था। इसमें क्या बोला गया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया था, मैं आपको ये बता दूं। इसमें बोला गया था कि जो समाजवाद है, जो सोशलिज्म है भारत में, वो दो लोगों से इंस्पायर्ड है, वो दो सोशलिज्म से इंस्पायर्ड है, एक मार्क्स के सोशलिज्म से, एक गांधीयन सोशलिज्म से। लेकिन यहाँ पे गांधीयन सोशलिज्म का ज्यादा इंपैक्ट है। देखिए क्या लिखा, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि भारत में समाजवाद, सोशलिज्म, मार्क्सवाद व गांधी का मिला जुला रूप है, लेकिन गांधीवादी समाजवाद की ओर झुकाव ज्यादा है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, एक एक चीज जो यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर आपको आता है तो वीडियो फास्ट भी कर सकते हैं, और नहीं तो जो भी चीज मैं बता रही हूं उसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, कियोतो जजमेंट 1992 ईयर भी इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज से रिलेटेड है, ये 10th शेड्यूल से रिलेटेड है। याद रखिएगा, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है आपसे, तो 10th शेड्यूल से रिलेटेड है कियोतो जजमेंट। केशव नंद भारतीय बनाम केरल राजवाद 1973, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहां से पूछा गया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था, इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई थी, बेसिक डॉक्ट्राइन की बात की गई थी हमारे संविधान के, और बोला गया था कि बेसिक डॉक्ट्राइन जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है भारत का, भारत के संविधान का, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती है। देख लीजिए, इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना, बुनियादी ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन
मिनर्वा मिल्स वाद में भी किया गया है। ठीक है, इसका इनिशिएशन मिनर्वा मिल केस में भी किया गया है, लेकिन इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक डॉक्ट्राइन की बात पूरी तरीके से की गई थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहां पे कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और वहां पर आपको दिया गया कि ये आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं, डी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपको इतना समझ में आ रहा होगा, यहां पे जितने भी आर्टिकल मेंशन है ये डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। हाँ, तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 की जब भी हम बात करते हैं तो हम राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करते हैं। ठीक है, टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनल नहीं, इसको इंटरनेशनल करिएगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय की बात की गई है, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात नहीं की गई है, उसको सही कर लीजिएगा क्लास। 44th कॉन्स्टिट्यूशन 44th आर्टिकल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है और अक्सर पूछा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां पर आपका लागू है, तो गोवा में। ठीक है, 43rd की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात की जाती है रूरल एरियाज में। यहीं पे याद रख बताइएगा आप लोग मुझे 43B किस चीज से रिलेटेड है। मैंने कई बार आपको बताया है और बहुत सी इंफॉर्मेशन 43B आर्टिकल की मैंने आपको दी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पेपर में पूछा गया है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। 42nd की जब हम बात करते हैं तो राइट टू वर्क, नहीं, यहाँ पे राइट टू वर्क नहीं है, यहाँ पे क्या बोला गया, ह्यूमन कंडीशन की बात की गई है, मैटरनिटी लीव की बात की गई है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड, इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए जो है वो सही उत्तर है। चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए अब यहां पर देख लीजिए, जब भी हम 42nd आर्टिकल की बात करते हैं तो 42nd आर्टिकल आपका किस चीज से रिलेटेड है, टू इंश्योर द ह्यूमन वर्क कंडीशन एंड प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ। चीजें क्लियर हो गई। याद करिए, एक बार हम लोग डीपीएसपी से रिलेटेड एक प्रश्न देख रहे थे। ठीक है, उसमें 2 लाइनें लिखी थी कि जब भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, हम जब भी राज्य नीतियों की बात करते हैं तो यहां पर दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, 2 शब्द है, दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ बट दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय कोर्ट। ये याद रखिएगा, बच्चे इन 2 शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉ बनाकर डीपीएसपी को इन्फोर्स किया जा सकता है, जैसे हमारे 42nd आर्टिकल में दिया गया है क्या, मैटरनिटी रिलीफ को प्रोवाइड करना। और आपको पता है मैटरनिटी लीव से रिलेटेड एक्ट बने हैं, तो दे कैन बी इन्फोर्स बाय द लॉ बट दे कैन नॉट इन्फोर्स बाय द कोर्ट। अगर हम बात करते हैं किसकी, फंडामेंटल राइट्स की, अधिकारों की बात करते हैं, दे आर इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, अगर आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपको प्राप्त नहीं है तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं कोर्ट में। और मैंने आपको बताया है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, जब आर्टिकल 32 की हम बात करेंगे तो यहां पे रिट इशू करने की पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हमको नहीं मिल रहा है, और आर्टिकल 226 के थ्रू आप हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हमें हमारा फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है या फिर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है, कुछ भी आप कह सकते हो। ठीक है, दे कैन बी फंडामेंटल राइट्स, जब भी हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। लेकिन जब भी हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात करते हैं, दे कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट। ठीक है, बट दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय द लॉ। लॉ बनाकर इनको इन्फोर्स कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैटरनिटी रिलीफ की बात की गई है, तो मैटरनिटी रिलीफ से रिलेटेड हम क्या बात करते हैं, मैटरनिटी लॉज भारत में है। ऐसे चाइल्ड लेबर के प्रोहिबिशन की बात करते हैं तो चाइल्ड लेबर एक्ट भारत में है। चीजें समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा जाता है। तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन को एसिटिलीन के मुकाबले अधिक सुरक्षित और स्वीकार्य माना जाता है। ठीक है, एसिटिलीन इज कंसिडर्ड टू बी सेफर एंड मोर एक्सेप्टेबल एज कंपेयर टू द एसिटिलीन। ठीक है, इथाइलिन इज कंसिडर्ड टू बी द मोर सेफर वन। और दूसरा आपको दिया गया है इथाइलिन जो है
एक पादप हार्मोन है। इथाइलिन इज अ प्लांट हार्मोन। चलिए मैं आपको बताऊं, यहां पे क्या बोला गया है, इथाइलिन दिया गया है आपको और एसिटिलीन दिया गया है, और बोला गया है कि एसिटिलीन के कंपैरिजन में इथाइलिन जो है वो ज्यादा सेफ है। ठीक है, क्यों? फलों को पकाने के लिए, क्योंकि जो इथाइलिन है वो खुद में एक प्लांट हार्मोन है। तो यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A and R are true and R is the correct explanation of A. तो A is the right answer. इतनी चीजें कंप्लीट हो गई। चलिए छठवां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृमिजन रोग है? ठीक है, नेमाटोड डिजीज की बात की गई है, नेमाटोड डिजीज की। तो यहां पे दिया गया फाइलेरिया, फिर टिटनियसिस दिया गया है, फिर उसके बाद एस्केरियोसिस दिया गया है, और आखिरी में काला आजार दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पे नेमाटोड डिजीज आपकी काला आजार नहीं है। ये काला आजार जो है ये एक प्रोटोजोआ डिजीज है। कैसी है? प्रोटोजोआ डिजीज है ये, तो याद रखिएगा। डी आपका सही है। देखिए व्याख्या में लिखा भी है, काला आजार एक प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। ठीक है, जहां पे जो मादा एनफिलीस मच्छर के कारण मतलब काटने से होती है ये डिजीज। ठीक है, पेपर में पूछ सकता है कि काला आजार डिजीज जो है वो किस मच्छर के काटने से होती है, तो एनाफिलीस मच्छर के काटने से होती है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पे विटामिन और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियों की बात की गई है, डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीजेस की बात की गई है। अब याद रखिएगा क्लास, जब भी आप साइंस पढ़िए तो यहां पे विटामिन वाला जो पोर्शन है वो पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, बीईओ सभी में यहां से प्रश्न बनते हैं। और किस तरीके से प्रश्न बनते हैं, विटामिन में आपसे पूछ लेगा कि इस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है, इस तरीके से प्रश्न पूछ सकता है। दूसरा, इन विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, इस तरीके का प्रश्न पूछ सकता है। या फिर ये विटामिन किन फलों में पाए जाते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछता है। ज्यादातर मैथ द कॉलम में प्रश्न आपके बनते हैं विटामिन से, तो याद रखिएगा ये वाला जो पोर्शन है उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर एक प्रश्न, यहां पे टोकोफेरॉल दिया है, देख लीजिए टोकोफेरॉल दिया है, पायरिडॉक्सिन दिया है, नियासिन दिया है और रेटिनॉल दिया है, और इनसे डेफिशिएंसी में होने वाली बीमारियां दी है। तो टोकोफेरॉल को हम विटामिन ई कहते हैं, और जब टोकोफेरॉल की कमी होती है तो बंध्यता होती है, स्टेरिलिटी होती है। तो ए का फोर्थ आपका यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन की अगर हम बात करें तो पायरिडॉक्सिन की जब कमी होती है शरीर में तो इससे होती है मेंटल डिसऑर्डर। तो बी का थर्ड यहां दिया है, तो ए आपका सही उत्तर होगा। अभी हम और देख लेते हैं, नियासिन की जब हम बात करते हैं, नियासिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। ठीक है, तो यहां पर सी का 2 हो गया, और रेटिनॉल की कमी से जेरोफ्लेक्लेमिया होता है, जिसमें कि वो आंख ना आपकी सूखने लगती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए यहां पर विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल है। ठीक है, टोकोफेरॉल विटामिन ई है, नियासिन विटामिन B3 है, पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहां पर याद रखिएगा जो चीजें मैंने आपको बताई है, पहले इनका साइंटिफिक नेम आप याद रखेंगे, दूसरा इनकी डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां, तीसरी चीज आप याद रखेंगे कि ये किन फलों में पाए जाते हैं या फिर किन सब्जियों में पाए जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। जैसे कई बार पेपर में पूछा गया है कि विटामिन सी का वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स क्या होता है, और आंवला उसमें आपके सही उत्तर में दिया गया था। इसी तरीके से एक और प्रश्न पूछ लेता है विटामिन से, वो भी मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले के टेस्ट में बताया भी है कि कौन कौन से विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं और कौन कौन से विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे डेका की जब हम बात करेंगे, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए, ये सब फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, और वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है वो बी और सी है। ठीक है, बी और सी है। इसीलिए एक बार पेपर में प्रश्न बना था कि यूरिन में कौन से विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूरिन में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, और उसमें आपके ऑप्शन दिए थे, विटामिन डी प्रेजेंट होता है, कि विटामिन ई प्रेजेंट होता है, कि विटामिन के प्रेजेंट होता है, कि विटामिन सी प्रेजेंट होता है।
मैं फिर से ये प्रश्न रिपीट करूंगी। पेपर में डायरेक्टली पूछा गया था कि यूरिन में कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, डी, ई, के या फिर सी, और सही उत्तर आपका था सी। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया है डी, ई, के, ए विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, ये खाली फैट में घुलनशील होते हैं, लेकिन विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसी वजह से जब हम बात करते हैं यूरिन की तो यूरिन में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। चलिए और भी प्रश्न मेरे दिमाग में आएंगे तो मैं आपको बताते हुए चलूंगी। 8वां देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे मंत्रालय दिया गया है, वहां पर क्या दिया गया है, अस्तित्व वर्ष, मतलब वो कब आए हैं मंत्रालय, ये बोला गया है अस्तित्व में। तो चलिए यहाँ पर हम सीधे उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर की अगर हम बात करें तो ये 2006 में आया है, एकदम सही, सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 1988, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो 1999, और आपको पता है सबसे इन सब में सबसे नई मिनिस्ट्री कौन सी है, आयुष मिनिस्ट्री, वो कब आई है, 2014 में। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर है। अगर किसी को ये पता होता कि यहाँ इन सारे मिनिस्ट्री में सबसे रीसेंट मिनिस्ट्री जो क्रिएट हुई है वो है आपकी आयुष मिनिस्ट्री 2014 में, तब भी आप बहुत आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते थे। देख रहे हैं, आपको सारे ईयर्स नहीं पता होते तब भी आप इस प्रश्न को कर लेते। तो यहाँ पर 8th का सी सही उत्तर है। क्लास हमेशा याद रखिएगा, जब भी पेपर में कोई ऐसा प्रश्न पूछ ले जो आपको नहीं आता है तो आप पैनिक मत किया करिए, ठीक है। उस प्रश्न को आराम से पढ़िए और देखिए कि क्या उसकी डिफिकल्टी लेवल है, क्या कुछ ऐसा हिंट पेपर में है या फिर उस प्रश्न में है कि उस हिंट को पकड़ के हम आंसर दे सके। जैसे अभी ये मिनिस्ट्री वाला प्रश्न था तो मैं मान के चल रही थी बहुत से बच्चों को मिनिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं था कि कौन सी मिनिस्ट्री कब आई है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई न्यूज पढ़ रहा है तो आयुष मिनिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं अभी 2014 के बाद से, तब भी आप उसको इस तरीके से हल कर सकते थे। चलिए 9th प्रश्न देखते हैं। पूर्वी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों की उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। सबसे पहले दिया गया है जवादी पहाड़ी, ठीक है, फिर नल्ला मलाई पहाड़ी, फिर शेवरॉय, फिर पालकोंडा। तो इसको कैसे करेंगे आप, नॉर्थ टू साउथ की बात की गई है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि नल, जो पानी वाला नल होता है, ठीक है, नल पकड़ जावेद, फिर शेव कर, ठीक है, फिर शेविंग, जो शेव आप लोग करते हैं, शेव कर, ठीक है। तो यहां पर नल पकड़ जावेद फिर शेव कर, ठीक है, उसके बाद शेव करो। तो आप लोग इमेजिन कर लिए होंगे। तो यहां पर अगर हम उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, नल, तो 2 हो जाएगा, नल्ला मलाई 2 यहां पर दिया, ठीक है। फिर नल पकड़ पालकोंडा, ठीक है, तो 4th हो गया। नल पकड़ जावेद 1 हो गया, और फिर शेव कर। तो देखिए सी जो है वो आपका सही उत्तर है। ये तो मैंने आपको अपना तरीका बताया है कि किस तरीके से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपको ज्यादा बेटर तरीके, ट्रिक्स, जो भी जिस तरीके से भी आप पढ़ रहे हैं, आपका मेन अभी कंसर्न क्या होना चाहिए कि हमको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, मेंस में अपीयर होना है। उसके लिए आप ट्रिक के थ्रू याद कर रहे हैं, आप रोज रट रहे हैं, किसी भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ये मैटर नहीं करता है। पहला हर्डल पूरे एग्जाम का यही होता है कि यू हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, ठीक है। तो अगर आपके पास इससे बेटर ऑप्शन है चीजों को याद करने का, मेमोराइज करने का, तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो याद रखिएगा क्लास, बस आपका मेन कंसर्न यही होना चाहिए कि आंसर सही आना चाहिए। देखिए सी आपका सही उत्तर है। अब यहां पर हम देख लेते हैं एक बार हिल्स को। यहां पे देखिए, ठीक है, नल्लामला, फिर उसके बाद वेनुकोंडा, पालकोंडा, नगारी, जावेदी, ठीक है, शेवरॉय, ठीक है, पंचाई मलाई, फिर पलानी, यहां पे देखिए कार्डेमोम हिल्स, अन्नामुडी, ठीक है, 2 बेटा, नीलगिरी हिल्स, शेषाचलम हिल्स। तो इसको 1-2 बार आप लोग देखिएगा, याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो सकता है, हो नहीं सकता है, पेपर में पूछता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करने को, साउथ टू नॉर्थ अरेंज करने को।
तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम द्वीप का उदाहरण है? ठीक है, आर्टिफिशियल लेक की बात की गई है कि इसमें से कौन सा आर्टिफिशियल लेक है। तो सबसे पहले माजुली द्वीप दी गई है, फिर एलिफेंटा द्वीप दिया गया है, फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड दिया है, फिर विलिंगडन द्वीप दिया है। तो आर्टिफिशियल लेक की बात की गई है, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो सही उत्तर है वो आपका डी है। विलिंगडन द्वीप जो है वो है एक आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूं ये भारत में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है, कृत्रिम झील है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील या भारत की सबसे बड़ी जो आर्टिफिशियल लेक है वो क्या है, मैंने आपको बता दिया, विलिंगडन झील। ठीक है, चलिए, और ये जो द्वीप है ना ये वेम्बनाड झील से घिरा हुआ है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, ये कहां पर, ये कहां पर लोकेटेड है? केरल में। वेम्बनाड झील कहां पर है? वेम्बनाड झील की भी जब हम बात करते हैं ये भी कहां पर है? केरल में। डायरेक्ट पेपर में प्रश्न पूछता है, मैच द कॉलम दे देता है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेक्स के नाम दे देता है और यहाँ पे स्टेट्स के नाम दे देता है और आपसे कहता है कि मैच द, मतलब मैच करो। तो उसमें कई बार वेम्बनाड झील का जिक्र किया है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ वेम्बनाड झील कहां पर है? केरल में है, भूलिएगा नहीं। ठीक है, माजुली द्वीप से भी रिलेटेड पेपर में प्रश्न कई बार पूछे हैं, याद रखिएगा। माजुली द्वीप से रिलेटेड पेपर में प्रश्न कई बार पूछे हैं। और अब सुन लीजिए, जिन बच्चों ने पढ़ लिया है उनको आता है, जिन्होंने पहली बार सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए। माजुली द्वीप जो है वो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। ठीक है, नदी द्वीप है, ये नदी के बीच में है ये द्वीप। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? माजुली द्वीप है। ठीक है, और कौन सी नदी है? वो ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है, याद रखिएगा ये कुछ चीजें दिमाग में अपने, ब्रह्मपुत्र नदी भी याद रखिएगा। अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको कि हम लोग व्हीलर द्वीप के नाम से भी जानते हैं, ये कहां पर है? ये उड़ीसा में है। डायरेक्ट पूछेगा कहां पर है? उड़ीसा में भी है। ठीक है, एलिफेंटा द्वीप की हम बात करते हैं तो एलिफेंटा द्वीप कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। अजंता और एलिफेंटा सुना होगा, तो ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई। 11वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आयरन और माइंस दिए गए हैं, स्टेट के नाम दिए गए हैं। अब हम लोग ने माइंस और मिनरल से रिलेटेड कई प्रश्न पेपर में कंप्लीट किए हैं। अभी मैंने देखा थोड़ी देर पहले कि किसी बच्चे ने रिक्वेस्ट की है कि मैम किससे रिलेटेड प्रश्न ऐड करने को। मैंने देखा है आपका कमेंट, मैं अब उससे रिलेटेड प्रश्न को ऐड करूंगी, मुझे टॉपिक नहीं याद आ रहा अभी। अब यहाँ पे देखिए, राव घाट की बात की गई है, बादाम पहाड़ की बात की गई है, किरुबुरी की बात की गई है और वेलुगुम और सुरला की बात की गई। वेवलेंथ से रिलेटेड प्रश्न आपने शायद कहा है ना कि वेवलेंथ से रिलेटेड प्रश्नों को भी कवर किया जाए साइंस में, वो अगले क्लासेस में हम लोग कवर करेंगे। चलिए, तो जब हम राव घाट की बात करेंगे तो राव घाट आपका छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पे आयरन पाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, तो राव घाट जो है वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। यहाँ पर लोहा मिलता है, एकदम सही है। ठीक है, किरुबुरी की बात अगर हम करें तो ये कहां है? झारखंड में है, एकदम सही है। ठीक है, वेलगुम एवं सुरला की अगर हम बात करें तो ये गोवा में है, ये भी एकदम सही है। बादाम पहाड़ जो है क्लास वो कर्नाटका में नहीं होकर वो कहां पर है? उड़ीसा में है। और नॉट करेक्टली मैच्ड बोला है, इसीलिए बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। बादाम पहाड़ उड़ीसा का प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। अब हम उड़ीसा के अन्य क्षेत्रों को देखते हैं जहां पर आयरन ओर मिलता है, उसमें है गुरु महिसानी। हमने ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। गुरु महिसानी कहां पर है? ये उड़ीसा में है, याद रखिएगा। ठीक है, कोरापुट कहां पर है? उड़ीसा में है। मयूरभंज कहां पर है? उड़ीसा में है। ठीक है, कोयंचौर कहां पर है? उड़ीसा में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहती हूं क्योंकि यहां से पेपर में प्रश्न बनेगा ही। आपके पीसीएस में नहीं बनेगा तो आरओ एआरओ में बनेगा। अगर बीईओ दे रहे हैं तो उसी में बन जाएगा, तो पेपर में प्रश्न बनेगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, झारखंड के प्रमुख आयरन और उत्पादन क्षेत्र को अगर हम देखें तो सिंहभूमि, ठीक है, नोआमुंडी, गोवा और पलामू। डायरेक्ट पेपर में पूछता है नोआमुंडी कहां पर है, तो याद रखिएगा झारखंड में है। सिंहभूमि कहां पर है? झारखंड में है। ठीक है, पलामू कहां पर है? झारखंड में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अगर हम देखें तो रावघाट खादान जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लौह अयस्क निक्षेप है। ठीक है,
तो राव घाट को याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछा गया है। अब हम 12वें प्रश्न को देखते हैं। अच्छा क्लास, मैंने दो चीज आपको बताई है, दो रेंजेस आप याद रखेंगे, धारवाड़ रेंज और गोंडवाना रेंज। जब भी गोंडवाना रेंज की बात करेंगे तो गोंडवाना रेंज में मेनली कोयला मिलता है, ठीक है, और धारवाड़ रेंज जो है वो मिनरल्स के लिए फेमस है। ये सब पेपर में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूं। चलिए 12वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के लिए कंबल की तरह कार्य करती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट फॉर आवर एटमॉस्फेयर। पहला ओजोन दिया है, ऑक्सीजन दिया है, वाटर वेपर दिया है और फिर डस्ट पार्टिकल दिया है। तो मैं आपको बता दूं, जल वाष्प जो होता है, वाटर वेपर जो होता है, इट एक्ट लाइक अ ब्लैंकेट फॉर आवर एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो सी आपका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 13वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु प्रशांत ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के अग्निवृत्त का भाग नहीं है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो पूछा जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहां पे लोकेटेड है, तो वो आपका पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है, ठीक है। यहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर वॉल्केनोज बहुत मिलते हैं, इसीलिए फायर रिंग ऑफ फायर इसको कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी यहां पर बहुत होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन आपको दिया गया माउंट कोटोपेक्सी, फिर माउंट हेक्ला, फिर माउंट ताल, फिर माउंट पिनाटुबो। तो मैं आपको बता दूं, माउंट कोटोपेक्सी, माउंट ताल और माउंट पिनाटुबो जो है ये तीनों पैसिफिक ओशियन के ही पार्ट है, लेकिन जो माउंट हेक्ला है, सी जो है यहां पे सही होगा, क्योंकि माउंट हेक्ला अटलांटिक पेटी में आता है, अटलांटिक प्लेट का पार्ट है ये, ठीक है। तो पेपर में डायरेक्ट प्रश्न ऐसे पूछ लेता है। तो याद रखिएगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आपके माउंट कोटोपेक्सी, माउंट ताल, माउंट पिनाटुबो है, लेकिन माउंट हेक्ला जो है वो किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम 14वें प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। यहां पर आपको समूह दिए गए हैं, एथनिक ग्रुप्स दिए गए हैं और वहां पर क्षेत्र दिए गए हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगी, ट्राइब से रिलेटेड प्रश्न पेपर में पूछते हैं, वर्ल्ड के ट्राइब्स के भी नाम पूछते हैं, यहां तक कि इंडिया में कौन सा ट्राइब कहां मिलता है ये भी पूछता है। तो ये पोर्शन जो है ना, ये जो टॉपिक है इसको छोड़िएगा नहीं, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी और भारत के कंटेक्स्ट में भी, ठीक है। अब हम यहां देखते हैं, यहां पे मसाई की बात की गई है। मसाई जो है वो कहां पे मिलते हैं, ईस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। ए का थर्ड, बुशमैन कलाहारी, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, जो दो जगह दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अकान और कोसेक्स की। तो यहां पे आपका सही उत्तर क्या है, डी है। क्यों डी है, क्योंकि जो अकान है वो घाना और आइवरी कोस्ट में मिलते हैं और जो कोसेक्स हैं ये कहां पे मिलते हैं, कोस्ट ऑफ ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी। तो डी आपका सही उत्तर होगा। इसको देख लीजिए यहां पर, एक बार अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15 प्रश्न। निम्नलिखित को वरीयता क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग टेबल ऑफ प्रेसिडेंस। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्थान होता है फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एकदम सही दिया है। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात की जाती है, फिर जिनको भारत रत्न मिला है और फिर उसके बाद जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1 2 3 4। एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए वरीयता क्रम को, टेबल ऑफ प्रेसिडेंट्स को, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, फिर भारत का उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद उप प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, ठीक है, फिर उसके बाद राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों से, फिर उपाध्यक्ष, नीति आयोग, ठीक है, फिर उसके बाद भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा लोकसभा में विपक्ष के नेता, फिर इधर देखिए भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, भारत स्थित विदेशियों के असाधारण एवं पूर्णाधिकारी राजदूत, फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। इसको पढ़ लीजिएगा क्लास, टाइम वेस्ट हो रहा है इसको पढ़ने में थोड़ा सा आप लोगों का। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, ताकि आप देख लीजिएगा।
नहीं तो अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं वहां पर भी दिया गया है ये, ठीक है, वहां पे भी दिया गया है, इसको देख लीजिए, पेपर में प्रश्न बनता है यहां से भी। 16वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल अन्य 3 से अलग है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेन्योर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3? मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग की बात की गई है। फिर संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब यहां पर क्या होगा उसको देखते हैं हम। और आखिरी आपको दिया गया है भारत का लोकपाल, लोकपाल ऑफ इंडिया। तो जब भी हम इन तीनों की बात कर रहे हैं तो इन तीनों का जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले है वो होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोकपाल की बात करते हैं तो यहां पर आपका 70 साल होता है, ना कि 65 ईयर्स। तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। डी जो है वो सही उत्तर है। और मैंने आपको बताया है कैग की बात किस आर्टिकल में की गई है? 148 आर्टिकल में की गई है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किसमें की गई है? 315 में की गई है। तो ये सब चीजें भी आप याद रखिएगा आर्टिकल से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे देखिए लोकपाल के कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष होता है, ये उम्र होती है। और जो पहले लोकपाल थे वो कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष, इनका भी नाम याद रखिएगा, पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल अधिनियम जो था वो 2013 के पास होने के बाद 1 जनवरी 2014 से इसे लागू किया गया था। और राष्ट्रपति ने पहले लोकपाल किसको नियुक्त किया था? पिनाकी चंद्र घोष को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी थे। ये चीज याद रखिएगा क्लास। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 17। निम्नलिखित में से किस शब्द या शब्दों का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? ठीक है, कौन से शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है? पहला मिसकंडक्ट, फिर विप, फिर उसके बाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, फिर क्वेश्चन आवर। तो मैं बता दूं क्वेश्चन आवर का जिक्र हमारे संविधान में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन आवर नहीं मेंशन है। उसी तरीके से विप की बात करें तो विप का भी मेंशन हमारे संविधान में नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहां पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 2 और 4, बी आपका सही उत्तर है। बी आपका सही उत्तर है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। चलिए 18 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है आपका भारतीय संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को विधेयिका को भंग करने का अधिकार है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव हैज राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर। दूसरा आपका है कि एक मंत्री जो लगातार 6 माह से मंत्री रहते हुए संसद का सदस्य नहीं है, 6 माह बाद अब मंत्री नहीं बन सकता है, ठीक है। यहां पे देखिए क्या लिखा है, मिनिस्टर हु हैज नॉट बीन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल बीइंग अ मिनिस्टर फॉर 6 consecutive month can no longer be a minister after 6 month। अगर कोई आदमी मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, ठीक है, बट ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो ना उसकी सीट लोकसभा में है ना उसकी सीट राज्यसभा में है, और 6 महीने ऐसे बीत गए तो 6 महीने बाद वो मिनिस्टर नहीं कहलाएगा। आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इलेक्शन हुआ, आप कोई मिनिस्टर जीत गया, कोई आदमी जीत गया, ठीक है, वो मिनिस्टर हो गया, लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी कंडीशन है, विद इन अ 6 मंथ ही शुड एक्वायर अ सीट इन लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा या राज्यसभा में उसको सीट जीतनी पड़ेगी, और ऐसा अगर नहीं हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो नहीं बना, तो 6 महीने बाद ही कैन बी नो लॉन्गर बी मिनिस्टर आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, वो 6 माह बाद अब मंत्री नहीं बना रह सकता। तो यहां पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1 और 2। आपको पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो यहां पर हम किस चीज की बात करते हैं? हम बात करते हैं देखिए भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की सिफारिश पर विधायिका को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी भंग किया जा सकता है। ये चीज आप याद रखिएगा, जो चीज मैंने आपको अभी बताई है। चलिए 19 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के जरिए ब्रिटिश भारत में पहली बार निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन ब्रिटिश इंडिया वॉज एक्सेप्टेड? ठीक है, पहला है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 909, फिर 919। तो यहां पे पहली बार
निर्वाचन के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था ब्रिटिश इंडिया में थ्रू इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू, ठीक है, 1892 के थ्रू। 909 वाला अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा है, मॉले मिंटो रिफॉर्म, जिसमें किसकी बात की गई है, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई है, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, ठीक है, पृथक निर्वाचन की बात की गई है मुस्लिम्स के लिए। 919 देखिए यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 919, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में एक बहुत बड़ी बात क्या की गई थी, डायरकी की बात की गई थी, ठीक है, प्रोविंस में डायरकी लगाई गई थी। और फिर जब 935 वाला एक्ट आता है तो उसमें क्या हुआ, जो प्रोविंस में डायरकी थी उसको हटाकर सेंटर में लगा दिया गया। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, वो समय के साथ याद हो जाता है जब आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। यहां पर 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न आप याद रखिएगा, इसी के थ्रू बजट में बहस करने का और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के, कार्यपालिका को प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया था। तो पेपर में प्रश्न पूछना है कि इस एक्ट के थ्रू बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के थ्रू। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्चर दिया गया है, वहां पे स्थान दिया गया है, तो रामाभट्ट स्तूप जो है वो कहां पर दिया गया है, कुशीनगर में, ठीक है। सहित महित श्रावस्ती में, ठीक है। कादमगिरी पर्वत दिया है मिर्जापुर, और घोष्टी राम मठ कौशाम्बी, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, घोष्टी राम मठ की बात करेंगे तो कौशाम्बी बिल्कुल सही है, सहित महित श्रावस्ती एकदम सही है, रामाभार स्तूप कुशीनगर एकदम सही है। कादमगिरी माउंटेन की बात करेंगे तो ये मिर्जापुर में नहीं है, ये चित्रकूट में है, तो यहां पर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20वें का सही उत्तर क्या है, सी है। देख लीजिए यहां पर कि कादमगिरी पर्वत कहां पर है, चित्रकूट में है, ठीक है। इतनी चीजें सही। चलिए 21वें प्रश्न को हम देखते हैं, इल्बर्टविल विवाद किस वाइसरॉय के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था। इन विच वाइसरॉय रीजन द इल्बर्टविल कंट्रोवर्सी अराइज्ड। पहला लॉर्ड लिटन दिया है, रिपन दिया है, डफरिन दिया है और रीडिंग दिया है। तो मैं आपको बता दूं, इल्बर्टविल किसके समय में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में। इसमें क्या बोला गया था कि जो यूरोपियन जजेस और इंडियन जजेस के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था, यहां पर देखिए, इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर, जो यूरोपियन जजेस और इंडियन जजेस थे, जाति पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाएगी, उस डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, कर दी जाए, और भारतीय तथा यूरोपीय न्यायाधीशों की शक्ति समान कर दी जाए, ठीक है। जो इनके बीच में जो शक्तियां हैं इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन वो इनको दी जाए, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि ये यूरोपियन जजेस हैं और ये इंडियन जजेस हैं। और अब इंडियन जजेस भी जो हैं वो, जो अगर कोई बाहर का ब्रिटिशर है या फिर यूरोपियन है उसका केस सुन सकता है। पहले ऐसे था कि अगर किसी यूरोपियन पर एलिगेशन लगाया गया कि उसने ये काम किया और वो कटघरे में है, तो उसका केस जो है वो एक यूरोपियन जज ही सुनेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या कह दिया गया कि भारतीय जज अगर इतने योग्य है तो वो भी उसके जज उसके केस को सुन सकता है और जजमेंट दे सकता है। वही जो डिस्क्रिमिनेशन था मेनली इल्बर्टविल उससे रिलेटेड है, जो न्यायिक अयोग्यताओं के कारण जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको खत्म करने की बात कही गई थी। चलिए अब हम और देखते हैं यहाँ पर, तो बी आपको आंसर मिल गया। अब यहाँ पे लॉर्ड रिपन की बात करते हैं, लॉर्ड रिपन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले भारत में स्थायी स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है, कहते हैं हम लोग लोकल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इंग्लिश वालों के लिए फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। फिर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट किस ईयर में, 1881 में आए थे, किसके समय में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इल्बर्टविल किसके समय में आया था, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। और पहली बार अगर हम दशकीय जनगणना की बात करते हैं तो ये किसके शासनकाल में शुरू हुई थी, ये भी लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। मैंने आपको पहले बताया था एक चीज, जब भी हम लॉर्ड लिटन की बात करते हैं तो पेपर में पूछ लेता है कि वेनाकुलर एक्ट किसने लगाया था, लॉर्ड लिटन ने लगाया था। और वेनाकुलर एक्ट को किसने हटाया था, लॉर्ड रिपन ने हटाया था। ये सारी चीजें क्लास याद रखिएगा, पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट जरूर याद रखिएगा, ठीक है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं 22वां, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की थी। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु स्टार्टेड द पोस्टल सिस्टम।
पहला ऑप्शन आपको दिया गया अलाउद्दीन खिलजी, फिर गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर सिकंदर लोदी। गियासुद्दीन तुगलक इसका सही उत्तर है। गियासुद्दीन तुगलक ने पोस्टल सिस्टम स्टार्ट किया था। बी सही उत्तर है। हम देख लेते हैं आंसर बी, देखिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि ब्रिटिश इंडिया में पोस्टल सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, लॉर्ड डेलहाउसी। लॉर्ड डेलहाउसी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी दिया था, याद रखिएगा ये दो चीजें लॉर्ड डेलहाउसी से रिलेटेड। अगर पूछे डाक सिस्टम का प्रचलन, ठीक है, आधुनिक भारत में किसने स्टार्ट किया था, तो लॉर्ड डेलहाउसी। फिर देखिए क्लास यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक से रिलेटेड, गियासुद्दीन तुगलक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में गियासुद्दीन तुगलक या फिर जिसको कि गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक व संस्थापक था। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में या दीपालपुर का राजपाल भी था। तो एक बार पेपर में पूछा था कि गियासुद्दीन तुगलक कहाँ का राजपाल था, तो यहाँ पे याद रखेगा दीपालपुर का राजपाल था ये। इतनी चीजें क्लियर हो गई। इसने कुछ उपाधियां ली थी, अगर आपको देखना चाहें तो देख लीजिए, मलिक उल गाजी, गाजी बेग तुगलक, गाजी तुगलक, ठीक है। तो इसने गाजी की उपाधि ली थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं, नेशनल पार्क दिए गए हैं और स्टेट दिए गए हैं। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्ट्स, ये सारी चीजें आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली पूछ लेता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, ठीक है, 1972। फिर पूछ लेगा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, 1986। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, ये भी पूछ लेगा। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया, 2002। तो ये सब चीजें एकदम रटी होनी चाहिए। वाटर एक्ट कब आया, एयर एक्ट कब आया, सब पेपर में पूछे गए प्रश्न है। इन सब चीजों को बिल्कुल मत छोड़िएगा। नेशनल पार्क, स्टेट से रिलेटेड प्रश्न ये लोग पूछते हैं, कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम देखते हैं अभी, फिर हम और चीजें भी देखते हुए चलेंगे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, इंदर किला की अगर हम बात करें तो इंदर किला आपका कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। ए का 4th हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद ए का 4th यहां भी दिया गया है। फिर जब हम बात करते हैं वंसदा की, तो वंसदा कहां पर है, गुजरात में है। बी का 3rd। चलिए फिर उसके बाद जब बात करते हैं मथिकेतन 16 की, तो 16 आपको पता ही है ये कहां पर है, केरल में है। अगर 16 ग्रासलैंड भी आपको पता है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये कहां पर है, केरल में है, तो 2 हो गया। और फिर आखिरी जो है इंदिरा गांधी, वो ए हो गया। तो यहां पर सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क और राज्यों के नाम वाला ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, ठीक है। इन सेतु कंजर्वेशन की बात की गई है। जब भी हम कंजर्वेशन की बात करते हैं, हम संरक्षण की बात करते हैं, तो मेनली हम 2 तरीके के संरक्षण की बात करते हैं। एक इन सेतु संरक्षण की हम बात करते हैं, दूसरा हम एक्स सेतु संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझिए, जब भी हम इन सेतु संरक्षण की बात करते हैं तो जो भी जीव जंतु हैं उनको हम जहां पर ये प्रेजेंट है वहीं पे उनको संरक्षण प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो इनका होम है, जहां पे ये रह रहे हैं वहीं पर हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक्स सेतु क्या है, एक्स सेतु में हम उनको रीलोकेट कर रहे हैं, उस जगह से दूसरी जगह ले जाकर हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे कहूं आप बीमार हैं और आपको आपके घर में ही रखकर यहीं पर आपको सारी मेडिसिन दी जा रही है, दवाइयां दी जा रही हैं, ग्लूकोज चढ़ाए, यार पहली बात सब लोग दुखी मत होना कि मैम ऐसे कह रही हैं, ठीक है। ऐसे कहने का, आप लोगों को हर्ट करने का कोई भी यहाँ पे वो नहीं है, बस समझाने का तरीका है मेरा ये। समझिए कि कोई इंसान अपने घर में ही रहकर उसको सारे सुविधाएं दी जा रही, दवाइयां दी जा रही, ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा, जो भी दिक्कतें हैं उसको घर पे ही रहकर उसको जब प्रोटेक्शन दिया जा रहा है तो वो इन सेतु कहलाएगा, इन, ठीक है। और एक्स सेतु मतलब उसको हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट कर दिया गया, अब वहां पर उसकी देखरेख की जा रही, तो वो एक्स सेतु, उसकी जगह से उसको दूसरी जगह ले जाया गया। समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सेतु, ठीक है। तो यहां पर इन सेतु का एग्जाम्पल आपका है सेक्रेड ग्रोव्स, ठीक है। जो पवित्र उपवन होते हैं वो आपका इन सेतु है, क्योंकि वहीं पे जहां पर वो है वहीं पे उनको कंजर्व किया जा रहा है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। बल्कि जब हम बात करते हैं जीन सफारी पार्क की या फिर टिश्यू कंजर्वेशन सेंटर की या फिर
यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन की, तो ये क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब चीजें एक जगह से दूसरी जगह में, एक लेबोरेटरी में या कोई दूसरी प्लेस में उनको पे कंजर्व करने की बात की जाती है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। यहां पर देखिए इन सेतु में और कौन कौन से आते हैं, जैसे नेशनल पार्क आ गए, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आ गया, वन जीव अभ्यारण्य आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गया, जैव मंडल आ गया, ठीक है, जैव मंडली आरक्षित क्षेत्र, बायोलॉजिकल रिजर्व्स आ गए, बायो रिजर्व्स आ गए, ठीक है, आरक्षित वन हो गया, रिजर्व वन हो गया, संरक्षित वन हो गया, पवित्र उपवन और झीलें हो गई, ये सब इन सेतु हो गई। एक्स सेतु में आपके चिड़ियाघर हो गए, जू हो गया, ठीक है, फिर एक्वेरियम हो गया, बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, ये सब। 25वां प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी देश द्वारा अपनाई गई संरक्षणवाद की नीति का परिणाम हो सकता है। ध्यान से पढ़िएगा, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको कि मैं मान के चलती हूँ जरूरी नहीं है बच्चों को आता ही, आप पढ़े हो तभी ये चीज कर पाए, आप बिना पढ़े भी ऐसे प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। पहला है आपका घरेलू उपभोक्ताओं के पास अधिक चयन की स्वतंत्रता, मोर चॉइस फॉर द डोमेस्टिक कंज्यूमर। दूसरा है घरेलू उत्पादों की न्यूनतम कीमत, हायर कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक गुड। फिर तीसरा है विदेशी खिलाड़ियों के विरुद्ध घरेलू उद्योगों को सहायता, हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू कम्पीट अगेंस्ट फॉरेन प्लेयर्स। और आखिरी है राष्ट्र के फॉरेक्स रिजर्व में कमी, रिडक्शन इन द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द नेशन। तो प्रोटेक्शनिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शनिज्म की बात हम जब करते हैं तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज होती हैं हम उनको प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। तो विदेशी खिलाड़ियों के विरुद्ध घरेलू उद्योगों को सहायता देना, ठीक है, हेल्प डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू कम्पीट अगेंस्ट द फॉरेन प्लेयर्स। यहां पे सी आपका सही होगा, ठीक है, यहां पे याद रखिएगा। तो ये संरक्षणवाद की बात की जा रही है, तो हम इंडिजिनस प्रोडक्ट, इंडिजिनस मार्केट जो है हम उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हम घरेलू उत्पादों को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। चलिए 26 प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मित्रपोषी अपघटक भोजन का पाचन नहीं करते हैं, ठीक है, जो डीकंपोजर्स होते हैं वो दे डू नॉट डाइजेस्ट फूड। केचुआ अपरदहारी होते हैं। फिर सिद्धांता जैव आवरण का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सर्वाहारी पर पड़ता है। थियोरेटिकली द मोस्ट साइड इफेक्ट ऑफ द बायोमैग्निफिकेशन फॉल्स ऑन ओमनीवोरस। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अपघटक जो होते हैं वो भोजन का पाचन नहीं करते हैं, ये एकदम सही है। जो डीकंपोजर होते हैं वो डीकंपोजिशन का काम करते हैं, अपघटक का काम करते हैं, जिसमें कि अपघटक में क्या होता है वो ब्रेक डाउन करते हैं ना, तोड़ते हैं। केचुआ अपरदहारी होता है, ठीक है, अर्थवर्म और डेक्टिवोरस, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर जो जैव वर्धन का सर्वाधिक दुष्प्रभाव सर्वाहारी पर पड़ता है, सर्वाहारी ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि मीट भी खाते हैं और ग्रास भी खाते हैं। आपको पता है हर्बीवोरस कौन होते हैं, जो कि पूरी तरीके से घास फूस खाते हैं, उनको हम हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। कार्निवोरस वो होते हैं जो पूरी तरीके से मीट पे डिपेंडेंट होते हैं, फ्लैश पे, किसी और के मतलब मीट पे डिपेंड होते हैं, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस कौन होते हैं, जो मीट और घास फूस सब खाते हैं, जैसे हम लोग, कुछ लोग वेज होते हैं ना, नॉन वेजिटेरियन लोग नॉन वेज भी खाते हैं और ये हरी सब्जियां भी खाते हैं, तो ओमनीवोरस। और सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन का प्रभाव उन्हीं पर होता है, ये भी एकदम सही है, ठीक है, क्योंकि इनके जो टिश्यूज में कलेक्शन ज्यादा होने लगता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। चलिए निम्नलिखित योजनाओं को उनके लागू होने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग स्कीम इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंप्लीमेंटेशन। ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं कि कौन सी स्कीम किस ईयर में आई थी, और थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है इन स्कीम्स को याद करना कि ये किस वर्ष में आई थी। तो इसके लिए आप लोग परेशान मत होइए, हर टेस्ट में हम लोग 1 1 2 2 प्रश्न करेंगे और मैं आपको स्कीम्स के बारे में बता दूंगी, तो आपको चीजें याद होती रहेगी। तो इसमें ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम डायरेक्टली आंसर को देखते हैं। यहाँ पर सही उत्तर आपका है 1 2 3 4 5। ए जो है वो सही उत्तर है। अब हम इसको व्याख्या में देखते हैं। सबसे पहले हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, ठीक है, 22 जनवरी 2015। मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
8 अप्रैल 2015 अटल पेंशन योजना, 9 मई 2015 प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, 15 जुलाई 2015 प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, 21 जुलाई 2015। तो यहां पे अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई और उपाय नहीं है। और यहाँ पे जितने भी आपके स्कीम्स दिए थे सब 2015 से ही रिलेटेड थे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न भी ये था, लेकिन ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, 28वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 90 दिन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं को वीर सिपाही की संज्ञा दी जाती है। रेड ब्लड सेल हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ 90 डेज। रेड ब्लड सेल आर टर्म्ड सोल्जर ऑफ द बॉडी। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, रेड ब्लड सेल जो होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 डेज का होता है, तो पहला गलत हो गया। और आरबीसी को हम लोग सोल्जर ऑफ द ब्लड नहीं कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल को, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पे क्या बोला गया था, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, तो नीदर 1 नॉर 2, डी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है क्लास। अच्छा, जब भी हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में मेनली दो चीजें होती है। पहला प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा 55% जो ब्लड का भाग होता है वो प्लाज्मा से मिलकर बना रहता है, ठीक है। उसके बाद 45% जो होता है उसमें आपके डब्ल्यूबीसी होते हैं, जिसको कि हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होता है और प्लेटलेट्स होता है। ये चीज याद रखिएगा, जब भी आप ब्लड के बारे में पढ़ते हैं, रक्त के बारे में पढ़ते हैं, रक्त मेनली आपका प्लाज्मा से मिलकर बना रहता है, 55% प्लाज्मा ब्लड में होता है, ठीक है। और दूसरा आपका होता है रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं में ब्लड सेल्स में आपके डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। जब भी डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स घटने लगती है, आपने सुना होगा ये चीज। जो डब्ल्यूबीसी होता है ये इम्यूनिटी के लिए होता है, याद रखिएगा, इम्यूनिटी के लिए होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगी, बस थोड़ा सा समय लूंगी आप लोगों का, क्योंकि पेपर में हो सकता है पूछ ले। जो आरबीसी की अगर हम बात करें और पूछिए ग्रेवयार्ड आरबीसी का क्या है, ठीक है, कब्र आरबीसी का क्या है, तो स्प्लीन, पील्हा, ठीक है, को कहा जाता है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां होता है, वो पील्हा में होता है, स्प्लीन में होता है। ये भी चीज आप याद रखिएगा, ये चीज क्लास। इतनी चीजें हो गई। वैसे मैंने ये सब चीजें आपसे पहले के भी टेस्ट में डिस्कस किया है, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी को बहुत अच्छे तरीके से। चलिए यहां पर देखिए, एंड्रागोगी निम्नलिखित में से किससे संबंधित शब्दावली है। एंड्रागोगी इज अ टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला आपका दिया है एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा, फिर फसल पद्धति, क्रॉपिंग मेथड, फिर मृदा, सॉइल, और आखिरी में दिया गया है हॉर्टिकल्चर, बागवानी। तो जब भी हम एंड्रागोगी की बात करते हैं, दिस टर्मिनोलॉजी इज रिलेटेड टू द एडल्ट एजुकेशन। ए जो है वो आपका एकदम सही है, 29 का ए सही उत्तर है, ठीक है। अब क्लास एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको कई चीजें दी गई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक टर्म को नहीं पढ़ूंगी ताकि आपका समय ना बर्बाद हो, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, ले लीजिए। जब भी हम पैथोलॉजी की बात करते हैं, हम रोग विज्ञान की बात करते हैं, ठीक है। पैथोलॉजी में जाके आप टेस्ट कराते हैं ना, ब्लड टेस्ट, ये जानने के लिए कौन सी बीमारी है कौन सी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम एपीकल्चर की बात करते हैं, एपीकल्चर की, तो हम किसकी बात करते हैं, मधुमक्खी पालन की बात करते हैं, ठीक है। जब सेरीकल्चर की बात की जाती है तो रेशम से प्राप्त करने व रेशम कीट पालने का अध्ययन इसे कहते हैं, सेरीकल्चर। ये सब पेपर में पूछे गए प्रश्न है। लेमोलॉजी की बात करते हैं तो महामारी रोगों का अध्ययन इसे कहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछा गया है पिशीकल्चर। पिशीकल्चर किस चीज से रिलेटेड है, मछली पालन से रिलेटेड है, ठीक है। और कौन सा पेपर में पूछा गया है, और आपका पूछा गया है, ये पूछा गया हेमेटोलॉजी जो है इट इज रिलेटेड टू द ब्लड, ब्लड से याद रखिएगा। ऑस्टियोलॉजी जो है वो कंगाल तंत्र का अध्ययन कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक एक चीज नहीं पढ़ रही हूं क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। मैं फिर एक बार सारी स्लाइड्स आपको दिखा दे रही हूं, यहां पे पेपर में प्रश्न बनते हैं। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पेपर में प्रश्न बन सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।
इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पॉज करके वीडियो को। एक ही जगह सब चीजें लिखी है तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, और मैं अगर एक एक चीज पढ़ूंगी तो बहुत समय आप लोगों का व्यर्थ हो जाएगा, इसी वजह से मैं इसको पढ़ नहीं रही हूं। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए गए हैं, रिवर दिया गया है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। सरहिंद नगर, सतलज, पंचेत बांध, दामोदर, तिलैया बांध, बराक और जैकवाड़ी गोदावरी। तो मैं आपको बता दूं, सरहिंद कैनाल सतलज पे है, ठीक है, पंचेत बांध दामोदर पर है, ठीक है, जैकवाड़ी जो है वो गोदावरी पर है, एकदम सही है। तिलैया डैम जो है वो बराक पे नहीं है, वो बराकर रिवर पर है, यहाँ पे AR होगा। तो यहाँ पर आपका नॉट करेक्टली मैच्ड बोला था, इसी वजह से C सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न बनाया है, बराक और बराकर में बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पर है और कहाँ पर स्थित है? झारखंड में लिखा हुआ है। जब हम सरहिंद नगर, सतलज पंजाब, पंचेत बांध दामोदर झारखंड और कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, जायकवाड़ी गोदावरी महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंडनबर्ग एवं ओडर नीसे रेखा किस दो देशों के मध्य की रेखा को कहा जाता है? ठीक है, हिंडनबर्ग एंड ओडर नीसे लाइन इज कॉल्ड द लाइन बिटवीन द विच टू कंट्रीज। पहला आपको दिया गया जर्मनी एंड फ्रांस, दूसरा पोलैंड एंड जर्मनी, तीसरा रूस और फिनलैंड और आखिरी USA एंड कनाडा। तो यहां पर एकदम सिंपल सा प्रश्न है, ये आता होगा तो आप लगा पाएंगे, नहीं आता होगा तो नहीं लगा पाएंगे। पोलैंड और जर्मनी के बीच में है हिंडनबर्ग लाइन, ठीक है, B सही उत्तर है। 32वां प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे उत्तर प्रदेश के एक से अधिक जिले स्पर्श करते हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट दैट टचेस मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। पहला है हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड। मैं आपको बताऊं, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड से एक ही एक राज्य टच करते हैं, लेकिन जब हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान से आगरा और मथुरा दोनों टच करता है। तो यहाँ पे C आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार हम व्याख्या भी देख लेते हैं, C सही है। राजस्थान से आगरा व मथुरा की सीमा लगती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश किससे टच करता है? सहारनपुर से। छत्तीसगढ़ सोनभद्र से, झारखंड से छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। यहां पे देख लीजिए आप, जब हम हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं तो सहारनपुर, ठीक है, जब छत्तीसगढ़ की तो सोनभद्र, झारखंड सोनभद्र, लेकिन राजस्थान मथुरा और आगरा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 32वां क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बजट को सूर्यास्त बजट भी कहते हैं? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इज ऑल्सो कॉल्ड द सनसेट बजट? परफॉर्मेंस बजट, जीरो बजट, जेंडर बजट, आउटकम बजट। अब देखिए, जब भी हम जेंडर बजट करेंगे ना, तो ये जो बजट होता है, ये जेंडर को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चीजें लोकेट की जाती है, पैसे एलोकेट किए जाते हैं। परफॉर्मेंस बजट में परफॉर्मेंस को देखा जाता है कि इसके पहले वाले जो फाइनेंशियल ईयर था, वित्त वर्ष था, उस समय कैसी परफॉर्मेंस चल रही थी, उसके बेसिस पे बजट में पैसे एलोकेट किए जाते हैं, बढ़ाया या कम उसके बेसिस पे जाता है। जीरो बेस बजट में ना ये सब चीजें नहीं दी जाती है, इनिशियल उससे देखा जाता है, तो इसी वजह से इसको हम सनसेट बजट भी कहते हैं। बी जो है वो आपका सही उत्तर है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधित आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। मैंने आपको बताया ना, जीरो से स्टार्ट किया जाता है, गत वर्षों के आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है, ठीक है, और जब तक कि प्रत्येक रुपये की मांग का किसी भी कार्य का अथवा परियोजना या क्रिया का औचित्य नहीं दिया जाता है, ठीक है। ये चीज आप इसको पढ़ लीजिए। चलिए अगला हम देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका क्या है? इट हैज अ ह्यूमिड ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, यहां आर्द्र शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहां पे पाई जाती है, ठीक है। दूसरा है, इट इज अ पार्कलैंड वेयर सम ट्रीज आर ऑल्सो फाउंड इन ग्रासलैंड, मतलब ऐसा ग्रासलैंड है, घास का ऐसा मैदान है जहां पर कुछ पेड़ भी मिलते हैं, ठीक है। फिर तीसरा है, इन वेनेजुएला दिस टाइप ऑफ बायोम इज कॉल्ड लानोस, ठीक है, वेनेजुएला में इस प्रकार के बायोम को लानोस कहा जाता है।
तो ये किसकी बात की जा रही है? ग्रासलैंड बायोम की बात की जा रही है, या फिर सवाना की बात की जा रही है, या फिर सेमी एरिड कॉन्टिनेंटल ग्रासलैंड की बात की जा रही है, या फिर मिड लैटिट्यूड वेट ग्रासलैंड की बात की जा रही है? तो मैं आपको बता दूं यहां पर क्या होगा, आपका सवाना बायोम की बात की जा रही है। एक बहुत बड़ा हिंट यहां पे था कि वेनेजुला में इसको लानोस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये सवाना ग्रासलैंड है जहां पर ग्रासलैंड में कुछ पेड़ भी आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। अब देखिए क्लास, ये ग्रासलैंड ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये पैम्पास दिख रहा है आपको, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में जब हम आते हैं तो इधर आपको प्रेरीज दिख रहा है, ठीक है। इधर देखिए वेल्ड, इधर सवाना, ठीक है। इधर क्या दिख रहा है? इधर आपको पैम्पास दिख रहा है, ये तो चलिए सवाना। इधर इसको ये पैम्पास मत करिए, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स होता है, इसको डाउन लिखिए, ठीक है, डाउन, ठीक है। इसको कंफ्यूज मत होइएगा, पेपर में जब भी दिया रहेगा तो डाउन दिया रहेगा और ऑस्ट्रेलिया दिया रहेगा। यूरोप में इधर स्टेपीज दिया रहता है, एकदम सही है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा। चलिए 35वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक अन्योन्यन क्रिया करते समय यदि एक जीव को हानि जबकि दूसरी अप्रभावित रहती है तो क्या कहलाता है? ठीक है, while doing the biotic interaction in an ecosystem, if one organism is harmed while the other is unaffected, it is called, ये क्या कहलाता है? पहला आपका दिया गया उदासीनता, न्यूट्रलिज्म, दूसरा दिया गया है परजीविता, पैरासिटिज्म, फिर तीसरा दिया गया है सभोजिता, कमेंसलिज्म, और आखिरी में दिया गया है अंतरजातीय परजीविता, एमेंसलिज्म, ठीक है। तो इसके पहले भी हमने बायोटिक इंटरेक्शन से रिलेटेड एक प्रश्न को डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है। अगर दोनों को बेनिफिट होता है एक दूसरे से, ठीक है, तो हम उसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। अगर एक को बेनिफिट होता है और दूसरा न्यूट्रल रहता है, ठीक है, एक को बेनिफिट मिल रहा है दूसरा न्यूट्रल है। जैसे अगर हम बड़ा वृक्ष देखें, कोई एक बहुत बड़ा वृक्ष है, इसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे ग्रासेस या ऐसे प्लांट्स लगे रहते हैं इससे अटैच, तो इसमें क्या होता है, ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं उनको तो पोषक तत्व मिल रहा रहता है इस बड़े वृक्ष से, तो उनको तो बेनिफिट हो रहा होता है, लेकिन इस बड़े वृक्ष को कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा रहता है। तो यहाँ पर ये एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल होता है। लेकिन यहीं पर अगर एक पे निगेटिव इंपैक्ट पड़े और दूसरा न्यूट्रल रहे तो उसको हम क्या कहते हैं? एमेंसलिज्म, ठीक है। ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल था, ये वाला एमेंसलिज्म का। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी, जब एक पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े और दूसरा न्यूट्रल रहे, जैसे एक बहुत बड़ा सा वृक्ष है, उस पे छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं, तो इन छोटे छोटे पेड़ों को उस बड़े वृक्ष से पोषण मिल रहा है, लेकिन बड़े वृक्ष पर कोई इंपैक्ट भी नहीं पड़ रहा, कोई निगेटिव इंपैक्ट भी नहीं पड़ रहा है, तो ये आपका होता है कमेंसलिज्म। एमेंसलिज्म में क्या होता है? निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है? वन ऑर्गेनिज्म इज हार्म्ड व्हाइल अदर इज अनएफेक्टेड, डी सही उत्तर है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है, कभी कभी ना कई वृक्ष एक साथ लगे रहते हैं, तो इसमें कुछ वृक्ष जो होते हैं वो बहुत ही बड़े हो जाते हैं, जिनके कारण जो छोटे छोटे वृक्ष इनके बगल में रहते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिलती है, ठीक है, तो वो आपका एमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो छोटे वृक्ष है उनको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिल रही है, इसलिए ये उनपे एक निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है, लेकिन बड़े वृक्ष को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, यहाँ पे देखिए, जैसे कि बड़े वृक्ष की छाया में छोटे वृक्ष का विकास अवरुद्ध हो जाता है, जबकि बड़े वृक्ष पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये आपका क्या कहलाता है? एमेंसलिज्म कहलाता है। चलिए 36 क्वेश्चन देखते हैं। संगठन दिए हैं और मुख्यालय दिए गए हैं। यहां पर सबसे पहले आपको दिया गया संघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो एससीओ का आपका हेडक्वार्टर कहां पर है? एससीओ का हेडक्वार्टर जो है वो है बीजिंग में। ए का फोर्थ सब जगह दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं बी की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की बात हम जब कर रहे हैं, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में है, तो बी का थर्ड यहां भी दिया है, यहां भी दिया है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? पेरिस में है, सी का सेकंड। चलिए बी जो है वो सही उत्तर है आपका। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में है, तो यहाँ पर बी जो है सही उत्तर है, देख लीजिए। चलिए 37 प्रश्न को अब हम देखते हैं। यहाँ पे पादप पोषक तत्व दिए गए हैं और उनके कार्य दिए गए हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग।
नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, बोरॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया गया है, उनके फंक्शंस दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को ढंग से पढ़िए थोड़ा सा समय लेते हुए। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन किस चीज के लिए है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए है। ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड यहां भी दिया है, यहां भी दिया है। ठीक है, फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस किस चीज के लिए है, डेवलपमेंट ऑफ रूट्स के लिए है। तो बी का फोर्थ यहां दिया गया है, मतलब डी आपका सही आंसर होगा। पोटेशियम की बात करें तो इट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। और बोरॉन की बात करें तो ये डिजीज रेजिस्टेंस होता है। डी आपका सही उत्तर है। अब क्लास समझिएगा, यहाँ पे प्रश्न दो तरीके से बन सकते हैं आपके। हो सकता है मैथ द कॉलम के फॉर्म में प्रश्न पूछ ले, नहीं तो हो सकता है पेपर में आपको पूछ ले कि रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा है, उसके लिए कौन सा प्लांट न्यूट्रिशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपको डायरेक्ट बताना पड़ेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेशियम। ठीक है, चलिए ऐसे भी तैयार कर लीजिएगा आप इस प्रश्न को। 38 प्रश्न को देखिए, आप अभी जिन शब्दों को पढ़ रहे हैं उन शब्दों की छपाई जिस काली स्याही से की गई है, या काली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ब्लैक इंक का यूज किया जाता है लिखने में, वो किससे प्राप्त होती है ये पूछा गया। मिथेन, इथीन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन। तो यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा मिथेन। ठीक है, ए जो है वो सही उत्तर है। देखिए क्या लिखा है, मिथेन को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जलाने से ब्लैक कार्बन प्राप्त होता है, जो कि छपाई के काम में जिसका कि प्रयोग किया जाता है। 39 प्रश्न देखिए, यहाँ पर कुछ डिजीजेस के नाम दिए गए हैं और इन डिजीजेस से कौन से क्रॉप इफेक्ट होते हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो सफेद किट रोग सरसों में होता है, व्हाइट किट डिजीज। टिक्का रोग जो है मूंगफली में होता है। ठीक है, लाल सड़न रोग गन्ना में, यहाँ पे गन्ना यहाँ कर लो, गन्ना में। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, व्हाइट किट डिजीज मस्टर्ड में होता है, टिक्का डिजीज पीनट में होता है, और रेड रॉड डिजीज जो गन्ना खाते हैं उसमें लाल लाल ऐसे रॉड हो जाता है। अगर किसी ने भी गन्ना खाया होगा तो नोटिस किया होगा। ये तीनों सही है, 1, 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 39 का डी सही उत्तर है। यहाँ पे क्लास आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। आरओ में यहाँ से प्रश्न बन जाता है। जैसे मोजैक रोग किस में होता है, तंबाकू में होता है। ठीक है, लाल सड़न रोग हमने बता दिया गन्ना में, विल्ट रोग चना में। ठीक है, फिर यहाँ पे टिक्का रोग मूंगफली में, सफेद टिकट रोग सरसों में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा आप लोग ने। अब आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अगस्त प्रस्ताव 1940 में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, पहला, भारत के लिए डोमेनियन स्टेटस फॉर इंडिया, वाइसरॉय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, युद्ध उपरांत भारतीय संविधान का क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द वॉर, एंड ऑल ऑफ द अबव। तो मैं बता दूं, अगस्त ऑफ 1940 आपको पता होगा दूसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। इस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था, भारत में एक पार्टी मेजॉरिटी में आ गई है जो कि कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस से बिना पूछे ही ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि भारत भी जो है वो दूसरे विश्व युद्ध में लड़ेगी। ठीक है, और इस चीज के चलते कांग्रेस को अच्छा नहीं लगा, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, अपनी सीटें खाली कर दी। अब बार बार यहाँ पर भारतीयों को ऑफर दिया जा रहा था, लालच दी जा रही थी कि आप विश्व युद्ध में हमारा सपोर्ट करिए, हमारी तरफ से उतरिए। लेकिन भारतीय कह रहे थे अब की बार हम विश्व युद्ध में नहीं उतरेंगे, हमको पता है पहले विश्व युद्ध में हमने आपका साथ दिया और आपने हमें क्या दिया, रॉलेट एक्ट दिया। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड कराया। अब की बार ऐसा नहीं होगा, हम नहीं उतरेंगे। तो बार बार ऑफर दिया जाता, लालच दी जा रही थी। उसी में से हम लोग दो ऑफर्स के पे फोकस करते हैं, एक अगस्त ऑफर पे और क्रिप्स प्रपोजल पर। ठीक है, जिसमें से अगस्त ऑफर पहले आया है, इसके बाद क्रिप्स प्रपोजल आया है। तो यहाँ पे उसमें डोमेनियन स्टेटस की बात की गई, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को आगे बढ़ाने की बात की गई, उसके नंबर्स बढ़ा दिए जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान बनाया जाएगा जो कि आपका युद्ध के बाद जिसका कि इंप्लीमेंटेशन होगा। लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पे अभी भी डोमेनियन स्टेटस की बात हो रही है, बार बार डोमेनियन स्टेटस की। लेकिन हमने तो 1929 में ही लाहौर सेशन में कह दिया था कि अब हमको डोमेनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो अभी भी ये लोग डोमेनियन स्टेटस पे अटके हुए हैं। तो यहाँ पे ऑल वर इंक्लूडेड, ठीक है, सारा सही था। तो डी आपका सही उत्तर है। अच्छा, अगस्त ऑफर के समय आपके वाइसरॉय कौन थे, ये भी नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिंथगो, इनका भी नाम याद रखिएगा, पेपर में हो सकता है पूछ ले आपसे।
तो धन्यवाद क्लास। आज के सेशन में हमने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया। जहां पर भी व्याख्या की जरूरत थी वहां पे मैंने आपको व्याख्या दी। जो भी प्रश्न डायरेक्ट थे, जहां पे व्याख्या नहीं बनती थी, उन प्रश्नों को हमने जल्दी से हल करके छोड़ दिया। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है, आपके लिए ये क्लासेस हेल्पफुल हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट भी जरूर करिएगा। मैं ध्यान देती हूँ आपके कमेंट्स पे। जैसे एक बच्चे ने मुझसे कहा है कि वेवलेंथ से रिलेटेड प्रश्नों को इंक्लूड किया जाए, वो हम अपने आने वाले क्लासेस में, आने वाले टेस्ट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि सही में ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।